हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो ऑलरेडी ये चैप्टर हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 4 जहां पे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे एंड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको आते हैं आप कॉमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड में हमको यहाँ पे क्या बताना, उनकी प्रॉपर्टी में, ठीक है, डिफरेंस बताना है। तो क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड व्हाइल दे आर स्टेशनरी इन लिक्विड, far apart in solid and have a fixed composition or fixed position in liquid, always moving in solid and have a fixed position in liquid, closely packed in solid and move past each other in liquid। चलिए, solid and liquid में कौन सी चीज यहाँ पे करेक्ट है? हमने क्या पढ़ा हुआ है चैप्टर में कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इस तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो इस तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं। वहीं जब हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो लिक्विड में पार्टिकल्स इस तरीके से थोड़े दूर दूर होते हैं ताकि ये आराम से मूव कर पाए। सॉलिड में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई इन केस ऑफ सॉलिड। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which of the following statement are true? Correct the following statement. Okay, so कौन सा statement यहाँ पे true है ये हमको बताना है। ठीक है, कौन सा statement यहाँ पे true है ये हमको बताना है। So the statement 1 is melting ice into water is an example of transformation of solid into liquid। ठीक है, melting ice into water, तो ice solid form में है, melt होके पानी बन गया यानी कि liquid form बन गया, तो of course this is a conversion of solid to liquid, right? तो ये बात यहाँ पे एकदम सच्ची है ना, एकदम सही है। So this is true। नेक्स्ट है melting process involve a decrease in interparticle attraction during the transformation। so melting process involve, क्या melting process involve होता है जब, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होता है। ऑफ कोर्स सोचो सॉलिड में इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो गया, तो मतलब उसके बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू भाई, ये भी हमारा एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। यस, सॉलिड के पास सारी चीजें एकदम फिक्स होती है। सो दिस इज अगेन ट्रू। The interparticle interaction in solid are very strong and the interparticle space are very small। ठीक है, तो solid की केस में interparticle attraction बहुत ज्यादा होता है and interparticle attraction होने की वजह से इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है। यही तो हमने पढ़ा है ना, यही तो हमने पढ़ा है बेटा। This is again true। When we heat camphor in one corner of a room, the fragrance reach all the corner at the room। ऐसा होता है ना, हाँ ऐसा होता है। So this is again true। Now the sixth one is on heating we are adding energy to the camphor and energy is released as a smell। तो camphor में energy कैसे रिलीज होती है, क्या स्मेल के फॉर्म में रिलीज होगी? क्या स्मेल के फॉर्म में रिलीज होगी? सो बेसिकली वो एनर्जी गेन करती है एंड डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड। ठीक है, वो तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। On heating we adding energy to the camphor and the energy is released as the smell। so basically यहाँ पे होता क्या है कि on heating, ठीक है, camphor gain energy, camphor क्या करेगा, energy gain करेगा and directly converted into its vapor। ठीक है, and this the smell is due to the diffusion। ठीक है, smell किस वजह से होती है, diffusion की वजह से होता है, heating की वजह से नहीं होता है। okay, so this is the question number 2। ये हमारा question number 2 है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट आंसर विद जस्टिफिकेशंस। इफ वी कुड रिमूव ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल फ्रॉम अ चेयर व्हाट वुड हैपन।
अगर एक चेयर में से उसके सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को हम हटा देंगे तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? नथिंग विल चेंज, the chair will weight less due to the lost particle, nothing of the chair will remain. कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वो चेयर बना किससे है? वो पार्टिकल से ही तो मिलके बना है, और अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ही हटा देंगे तो चेयर में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो चेयर में कुछ भी नहीं बचेगा। सो इसका आंसर हो जाएगा नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन। ठीक है, चेयर के अंदर हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है? चेयर के अंदर हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू गैसेस मिक्स इजीली व्हाइल सॉलिड डू नॉट? गैस जो है वो आराम से मिक्स हो जाते हैं, जबकि सॉलिड आराम से मिक्स नहीं हो पाते। सॉलिड मिक्स ही नहीं होते इतनी जल्दी, है ना। रीजन क्या है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, है ना, तो और वो बहुत दूर दूर भी है, इंटरेक्शन भी नहीं है, सो दे मूव इन ऑल डायरेक्शन। जो वो सारे डायरेक्शन मूव करेंगे सो दे मिक्स क्विकली, है ना, बाय डिफ्यूजन। लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं दे टाइटली अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सो वो मूव नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाएंगे तो वो इजीली मिक्स भी नहीं हो पाएंगे, राइट। सो गैस पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, far from each other, and their interaction is also very less. Due to this they move in all direction, they move in ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये सारे डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, एंड क्विकली, ठीक है, एंड क्विकली इट मिक्स विद अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, और ये आसानी से दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन। बट इन सॉलिड particles are close to each other, particles are closed to each other, पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज है, and there is no such movement, and there is no such movement in solid particles, in solid particles, so they do not mix easily. तो इसी वजह से ये आसानी से मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, सो क्वेश्चन 5 है, व्हेन स्पिल्ड ऑन अ टेबल मिल्क ऑन इन अ ग्लास टम्बलर फ्लो एंड स्प्रेड आउट बट द ग्लास टम्बलर स्टे इन द सेम शेप, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर ग्लास में मिल्क है और अगर वो स्पिल हो जाता है, ठीक है, तो मिल्क तो पूरी तरफ फैल जाता है, लेकिन ग्लास अपने शेप साइज को मेंटेन करके रखता है, उसमें हमें कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि मिल्क जो है वो लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, एक दूसरी जगह पे जा सकते हैं। लेकिन ग्लास टम्बलर एक सॉलिड है, तो इट हैज अ फिक्स कॉम्पोजिशन, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, विद ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से वो अपने शेप को मेंटेन रखता है, राइट। सो मिल्क इज अ लिक्विड। ठीक है, मिल्क क्या है यहां पे? मिल्क एक लिक्विड है, मिल्क इज अ लिक्विड, सो ड्यू टू इट्स पार्टिकल इंटरैक्शन they can move
they can move all direction and have no fixed shape. ठीक है, सारे डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं एंड इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है. ठीक है, बट ग्लास इज अ सॉलिड. ग्लास इज अ सॉलिड सब्सटेंस. ठीक है, लेकिन ग्लास यहां पे क्या है, ग्लास एक सॉलिड सब्सटेंस है एंड ड्यू टू high force of attraction, due to high force of attraction between the particle, ठीक है, due to high force of attractions between the particle, they cannot move and retain देयर शेप. वो मूव नहीं कर सकते हैं और वो अपनी शेप को रिटेन रखते हैं, जैसे वो शेप है वैसे ही रखते हैं. क्लियर है? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, चलिए. Now the question number 6, represent diagram the change in the arrangement of particle as ice melt and transform into the water vapor. ठीक है, तो डायग्राम की हेल्प से हमें बताना है, ठीक है, कि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन किस तरीके से होगा. ठीक, अब देखो, सबसे पहले हमारे पास था आइस क्यूब, तो बढ़िया सा सॉलिड फॉर्म में हम आइस क्यूब बना देंगे. तो ये है हमारा यहां पे आइस क्यूब. ठीक है, ये है हमारा यहां पे आइस क्यूब, राइट, एंड ये है हमारा आइस क्यूब. अब इसमें क्या होने वाला है भाई, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसके जो पार्टिकल्स है ना वो कुछ इस तरीके से हैं. इसके पार्टिकल्स हमको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको देखते हैं. तो फिर जैसे ही हमने इसको हीट दिया, ठीक है, जैसे ही हमने इसको हीट दिया, ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब जो वाटर के पार्टिकल्स हमको देखने के लिए मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, हम इसको और हीट करेंगे तो अब ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके पार्टिकल सब और दूर हो जाएंगे. सो इस तरीके से हमने पिक्चर की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. सो ड्रॉ द पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग. ठीक है, तो हमें इनका पिक्चर ड्रॉ करना है. यस, क्या हमें इनका पिक्चर ड्रॉ करना है? यस. अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में बात करते हैं दैट इज सॉलिड. ठीक है, अगर हम ग्लिसरीन के बारे में बात करते हैं दैट इज लिक्विड. अगर हम मीथेन गैस के बारे में बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि दैट प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म. ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स हमको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे. ठीक है, इस तरीके से हमको सॉलिड के पार्टिकल्स नजर आएंगे. लिक्विड के पार्टिकल्स हमको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे. ठीक है, और गैसियस के पार्टिकल्स हमको इस तरीके से नजर आएंगे. बस इतना ही हमको इसमें बनाना था. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. ऑब्जर्व फिगर 7.16 A and B which shows the image of the candle that was just exhaust after burning for some time. ठीक है, तो कैंडल यहाँ पे जस्ट बुझी है ना, कुछ देर जलने के बाद. Identify the different state of wax in the figure and match the figure with 7.16B showing the arrangement of the particle. ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स है वो हमको, ठीक है, 7.16A के जो पार्टिकल्स है उनको हमें मैच कराना है 7.12 के, है ना, 7.16B के पार्टिकल्स. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं.
एक तो सॉलिड वैक्स होगा जो कि हमको दिख रहा है, एक मोल्टन वैक्स है जो पिघला पिघला है, और एक वेपर की फॉर्म में यहाँ पे जो वैक्स हमको देखने के लिए मिलेगा वो। तो तीन तरीके के वैक्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिले, सॉलिड वैक्स, मोल्टन वैक्स एंड वेपर वैक्स, ठीक है। और वी कैन से कि वैक्स वेपर, हाँ, सॉलिड वैक्स, मोल्टन वैक्स एंड वेपर वैक्स, ठीक है। तो ये तीन टाइप के वैक्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। सॉलिड वैक्स में हम क्या देखेंगे कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स है इसमें, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वहीं अगर हम मोल्टन के बारे में बात करेंगे तो पार्टिकल्स क्लोज हैं बट मूव कर सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। सो पार्टिकल क्लोज, पार्टिकल क्लोज बट कैन शो मूवमेंट, बट वो मूवमेंट शो कर सकता है। वेपर वाले में क्या होगा, पार्टिकल्स फार अपार्ट एंड मूविंग फ्रीली, particles far apart and move freely, ठीक है, पार्टिकल्स फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली, आराम से मूव कर पा रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द वाटर इन द ओशियन टेस्ट सॉल्टी इवन दो द सॉल्ट इज नॉट विजिबल, है ना। तो ओशियन वाटर जो है वो हमें सॉल्टी क्यों लगता है जबकि हमें उसमें सॉल्ट विजिबल भी नहीं होता। तो देखो ऐसा नहीं है कि सॉल्ट विजिबल नहीं है तो वो सॉल्टी नहीं लगेगा, सॉल्ट विजिबल नहीं है क्योंकि सॉल्ट उसके अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है। तो सॉल्ट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, है ना, उसके जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली पानी में, ओशन के वाटर में जो है मिक्स हो गए हैं, इस वजह से वो हमको दिख नहीं पा रहा है बट उसका टेस्ट आ रहा है, ठीक है। सो सॉल्ट डिसॉल्व कंप्लीटली, salt dissolve completely in ocean water, salt dissolve completely in ocean water, its tiny particle, its tiny particle spread uniformly throughout, ठीक है, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दी वाटर, जिसकी वजह से वाटर जो है वो कैसा टेस्ट कर रहा है, सॉल्टी टेस्ट कर रहा है, ठीक है, मेकिंग इट टेस्ट सॉल्टी, मेकिंग इट टेस्ट सॉल्टी, ठीक है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है हमको सॉल्टी नजर आ रहा है, इवन दो सॉल्ट कैन नॉट बी सीन, इवन दो salt is not seen, even though salt is not seen, तभी भी हमें कैसा दिख रहा है, ओशन का पानी खारा दिखता है, खारा, हम जब उसको टेस्ट करते हैं तो खारा होता है, मतलब सॉल्टी होता है, सलाइन वाटर जिसको हम कहते हैं, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। Grain of rice and rice flour take the shape of the container when placed in a different jar. Are they solid or liquid? Yes. तो देखो अगर हम बात करते हैं grain of rice and rice flour की, तो उसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसका शेप ले लेता है, तो क्या वो सॉलिड है या फिर वो लिक्विड है। तो अगर हम राइस ग्रेन एंड राइस फ्लोर के बारे में बात करते हैं बेटा, तो दे आर सॉलिड, ठीक है। कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, वो डिफाइन होते हैं, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। बट इसमें हमने क्या देखा कि भाई उसको जिस भी शेप में हम ये जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसका शेप ले लेगा, है ना, जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसका शेप ले लेगा। वो रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो वो सॉलिड, बट उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होने की वजह से दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे केप्ट, राइट। समझ में आया क्या कहा, लिक्विड नहीं है, लिक्विड मत लिख कर आ जाना, दे आर सॉलिड,
ठीक है, राइस ग्रेन एंड राइस फ्लोर, राइस ग्रेन एंड राइस फ्लोर आर सॉलिड। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों के दोनों सॉलिड है। ईच ग्रेन, ठीक है, ईच ग्रेन और पार्टिकल, ईच ग्रेन और पार्टिकल हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, बट स्टिल क्या हो जाएगा, दे अपीयर टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। हमें ऐसा नजर आता है भाई, है ना, दे अपीयर टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, शेप ऑफ द कंटेनर, बट ऐसा हो क्यों रहा है, अभी रीजन मैंने आपको बता दिया है, फटाफट से बताएंगे ऐसा हो क्यों रहा है। बिकॉज small solid particles can move and settle together, right? Because many small particles can move, because many small particles can, many small solid particles लिख लो, है ना, many small solid particles, many small solid particles, है ना, can move and settle together, and settle together। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया है। एंड देखो इस चैप्टर, ये तो चैप्टर बेहद आसान था एक तो, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी इतने छोटे छोटे से थे और 10 ही क्वेश्चन थे जिन सब को हमने आज की क्लास में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सो आई होप कि बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी, है ना, किसी भी टाइप का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।